हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत जो फर्स्ट पुस्तक है उसको हम लोग आपका बात कर रहे हैं और इसी पुस्तक के क्रम में हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो लास्ट हम लोग यहाँ तक आपका देख चुके थे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम वापस चलते हैं और चैप्टर को एक एक करके गौर करके पीछे से आपका देखना प्रारंभ करते हैं कि आखिर में हम चैप्टर में कितना कुछ आपका पढ़ चुके हैं। ये शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को जाकर घर पर रिवीजन किया है। हाथ खड़ा कीजिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर जाकर इस चैप्टर को पढ़ा है, आपका रिवीजन किया है। एक बार हाथ खड़ा करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, बहुत अच्छे। और बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने रिवीजन नहीं करा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हमने सबसे पहले जो अपना जो शुरू किया था क्वेश्चन, वो हमने शुरू किया था, आपका ध्यान देंगे आप, रसीदा के सवाल से कि हम कैसे आपका पता कर सकते हैं इन सब चीजों के विषय में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ठीक है। और क्या यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था इसके विषय में तुम कैसे पता लगाओगे, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इसके विषय में क्या चीजें हैं। अगला था कि लोग कहाँ रहते हैं, इसके विषय में आप कैसे पता लगाओगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो था गौर करके पढ़ रहे थे और गौर करके इन पे एक एक करके हम इन सारी चीजों को आपका देख रहे थे। और उसी के साथ लोग कहाँ रहते थे, कहाँ पर चीजों को प्रारंभ किया, तो हमने आपका गारो पहाड़ियों को देखा, गंग नदी को देखा। इसी के साथ हमने इसी में जो इम्पोर्टेंट चीज थी, गंगा, सोन, नर्मदा, चंबल, यमुना, सतपुड़ा, तापी, और इसी के साथ ये आपका जो सप्त सिंधु प्रदेश था, इसको हमने सिंधु नदी को देखा। इसकी जो जितनी सहायक नदी हैं, चेलम, रावी, सतलज, व्यास, इन सभी को हमने देखा। और इन्हीं को यहां तक देखने के बाद ही मेरे प्यारे बच्चों हमने बात की कि आपका सुलेमान पहाड़ी किधर है, ठीक, किथर किधर है, ये हमने देख लिया। और हमने कहा ये पाकिस्तान जो है कि आपकी सीमा पर है, ठीक है, ये हमको देखना है। और उसके नीचे का जो भाग है अभी हम इतना देखे हैं, और अरब सागर में कैसे आपका जो है आउटफ्लो बनाती है सिंधु नदी, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इतने मैप को हम लोग देख चुके थे, क्लियर है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे। अतीत के बारे में जानकारी, पांडुलिपि क्या होती है, किस प्रकार की पांडुलिपि होती है, इनके विषय में हम लोगों ने क्या था कल देखा था कि जो हाथ से हम लोग लिखते हैं किसी भोजपत्र पर, क्लियर है, उसको हम पांडुलिपि कहते हैं, क्लियर है। एग्जाम्पल के रूप में जो आप लोग, मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूं या आपके टीचर जो आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं, तो जिस तरह से आप उन्हें नोटबुक में लिखते हैं अपनी, वो आपकी पांडुलिपि है, ये समझ लीजिए। देख रहे हैं एक ऐसा ही पांडुलिपि का जो चित्र है या आपके सामने है, आप इसको गौर करके अच्छे से देख सकते हैं कि आखिर में पांडुलिपि है क्या और किस तरह से आप इसको, क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। तो हमने अभिलेखों के विषय में पढ़ा था कि अभिलेख कैसे लिखे होते हैं, और उसका एक इमेज हम लोग देख रहे थे जो हमको काबुल अफगानिस्तान से मिला था। कांधार का जो आपका रीजन है वहां से भी हमने देखा, ठीक। और कैसे ये यूनान और अर्कमाइक लिपि में लिखा हुआ था। दो भाषाओं को आप स्पष्ट, आपका विभाजन जो है आप इसमें देख सकते हैं, एक ऊपर के हिस्से में, एक आपका नीचे वाले हिस्से में, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। आप इन दोनों को बहुत स्पष्ट क्या है देख सकते हैं। और देखिए अब आया है ये, अब कह रहे हैं कि सबसे पहले चित्र हम यहां से आगे शुरू करेंगे आज, और इनको हमको गौर करके देखना है।
तो कह रहे हैं बाईं ओर एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाईं ओर पुराना चांदी का सिक्का है, ये आपका चांदी का सिक्का है, ठीक। इसका प्रयोग 2500 साल पूर्व होता था। आज हमारे प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसे भिन्न है, यानी कि जिस तरह से हम आज की तारीख में जो कॉइन है, जो सिक्के हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं चांदी का, गोल्ड का, ये उनसे कैसे डिफरेंट है, इस विषय में हमको बात करनी है, ठीक। देख लीजिए, आपके सामने है पूरा स्पष्ट, इसको देखिए। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कह रहे अगर आपको सिक्के मिल जाएं तो सिक्के ऐसा नहीं कहीं एकदम मिल जाते हैं, उनके लिए आपका कुछ छानबीन करनी पड़ती है, कहीं पर आपका खुदाई करनी पड़ती है, और इससे क्या होता है, कुछ हमको मिल जाता है। से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु के बने हो सकते हैं। अब आपके मिट्टी के भी हो सकते हैं, पक्की मिट्टी के भी, धातु के भी, मेटल के भी, किसी रूप में मिल सकते हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। और कह रहे हैं जो ऐसे हमको तत्व मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछली की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। क्या मिल जाए, जानवरों की हड्डी मिल जाए, चिड़ियों की मिल जाए, मछलियों की हड्डी मिल जाए। इनसे उन्हें यह जानकारी में मदद होती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर ये सब चीजें मिल जाएं तो थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि आखिर में लोगों का जो खान पान था, जो प्राचीन समय में लोग क्या खाते थे, इसके विषय में थोड़ी जानकारी जो है मुहैया कराई जा सकती थी, ठीक। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मान लीजिए आपने कोई लकड़ी का पार्ट था, आपने उसको जला दिया, वो कोयले जैसा बन गया, तो वो बहुत लंबे तक आपका प्रिजर्व हो जाएगा। जबकि अगर आप खाली कोयलों को यूं ही आपका छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद वो लकड़ी जो है आपका 10, 15, 20 साल के बाद पूरी गल जाती है और उसका कोई हमें अवशेष जो है आपका नहीं मिलता। क्लियर है? इसे आगे देखते हैं, ठीक। वनस्पति में अवशेष बहुत मुश्किल बचते हैं और कह रहे हैं कि जो अन्न के दाने हैं ये सब चीजें आपके नहीं बच पाते। अब इससे आगे थोड़ा सा हम लोग गौर करके पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले हैं। कह रहे हैं कि जो बहुत सारे कपड़े हैं, क्या उनके जो अवशेष है वो उनको मिले हैं। आइए देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। कह रहे जो भी अगर आपको मिलेगा, इतिहासकारों को जिस भी माध्यम से मिलेगा उस माध्यम को वो आपका स्रोत कहते हैं कि हमको इस स्रोत से ये चीजें मिल रही हैं, इस तरह से ऐसे मिल रही हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आपको लिख लेना चाहिए, अतीत के अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? आपका इतिहासकार कहते हैं। और जो पुरानी चीजों की स्टडी करके हम बताते हैं उनको बोलते हैं पुरातात्विकविद, ठीक। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, ठीक। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोमांचक हो जाता है। अगर कुछ चीज तुम्हें मिल जाए पास के बारे में, अतीत की चीज तुम्हें मिल जाए तो उसके बारे में पढ़ना लिखना बड़ा रोमांचक यानी कि बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण आप करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? जो पुरानी चीजें हैं अतीत की, हम उनके बारे में पढ़ते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत की जानकारी के लिए प्राप्त करते हैं। कह रहे क्या है इतिहासकार के? कैसे हैं? जासूस की तरह है। जिस तरह से जासूस को अगर एक सुराग मिल जाता है, एक कोई बिंदु मिल जाता है और वो उसको पूरा
जो केस है वो खोल देता है, उसी प्रकार से इन्हें भी एक स्रोत अगर मिल जाए तो ये पूरी गुत्थी को सुलझा देते हैं कि अतीत के बारे में क्या था, कैसे था, क्यों था, क्या रहा, इन सारी चीजों को वो खोज लेते हैं। क्लियर है? चलिए तो इसको देख लीजिए, इसको बताइए कि क्या और महत्व इसमें हो सकता है, क्या जुड़ी चीजें इसमें हो सकती हैं, इन पर थोड़ा सा गौर करिए, विचार करिए और पढ़िए, फिर हम आपको बताएंगे। इतना अगर आप देखेंगे तो इससे पूरी जितनी भी जानकारी है हमें प्राचीन समय की अतीत के बारे में एक एक जो पन्ना है हमारा पूरा बहुत अच्छे से आपका साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गौर करके इसको देखते हैं। अतीत एक या अनेक, बड़ा गहरा शब्द है बच्चों, ध्यान दीजिए। जो पास्ट है, जो अतीत है, वो एक है या अनेक? पास्ट एक है या अनेक? अब मुझे बताइए। और लास्ट में लिखा है प्रश्न चिन्ह, यानी कि ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है कि पास्ट केवल एक ही है, बहुत सारा पास्ट है, चीजें केवल एक है, जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। इसके विषय में गौर करने कर हम ही सही व्याख्या के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर में क्या है। क्लियर है? या आप इसको समझ पाए, आप इसको देख पाए, आप इसको महसूस कर पाए, इन्हीं सभी चीजों पर हम लोग गौर करके इन सारी चीजों को आपका देखने वाले हैं। आइए हम बात कर लेते हैं और देखते हैं। अतीत की ओर ध्यान दिलाने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने होते हैं। कि ऐसा क्या किया जाता है कि जो अतीत है, अतीत के अलग अलग मायने हो जाते हैं। किसके लिए? अलग अलग समूह, अलग अलग वर्गों के लिए कि आखिर में अतीत क्या है, पास्ट क्या है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजा और रानी के जीवन से तथा व्यापारी का जीवन शिल्पकार के जीवन से विभिन्न था। अब आप एग्जाम्पल दिया है, कह रहे जो पशुपालक थे यानी कि जो कृषक थे, कृषक का जीवन कैसे अलग है राजा रानियों के जीवन से। और ये भी पास्ट का हिस्सा है, अतीत का यानी कि पास्ट का हिस्सा है। और कह रहे हैं जो व्यापारी का जीवन है वो शिल्पकारों के जीवन से कैसा है, बहुत भिन्न है तो क्यों है? जैसा आज हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते हैं। क्या करते हैं? रीति रिवाज का आपका पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ठीक, और बहुत खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले जरूर जाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अब वहां के लोग आप देखिए, उनके लिए कोई ऐसा जैसा हमारा जीवन है ऐसा नहीं है, उनके सामने थोड़े चैलेंजेस फेसेस हैं। वो आज भी मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल इस तरह से अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान हैं और कह रहे हैं कि जो इस तरह का अंतर है, इस तरह की जो चीजें हैं वो पास्ट में जो है रही है। कैसे रही हैं? पास्ट में जो अतीत है उसमें आपका रही है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त अतीत एक अन्य तरह का भेद है। उस शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते हैं, यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफी कुछ मिला है। अब कह रहे हैं एक इससे अतिरिक्त हमको चीज है, एक भेद, एक अंतर हमको स्पष्ट होता है। देखिए बहुत सारे शासक ऐसे होते थे, बहुत सारे के अधिकतर शासक यही थे कि जो भी उन्होंने कुछ भी काम करा, जो भी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनका उन्होंने ब्यौरा, लेखा जोखा, ब्यौरा जो है सारी चीजों को उन्होंने रखा और उसी शासक की एक अपनी विजय का क्या है, लेखा जोखा करा। ऐसा रहा आपका लेखा जोखा। और यही कारण है कि
उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानता है। कैसे करते हैं? काफी कुछ जानते हैं। जब शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आप कह रहे हैं कि जो राजा थे, महाराजा थे, वो अपनी चीजों का, अपने कार्यों का उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते थे। जबकि कुछ ऐसे भी वर्ग थे, चाहे आपका शिकारी हो, मछुआरे हो, संग्रहक हो, ये ऐसा जो आम लोग था जनरली, वो अपने बारे में जो था कोई लेखा जोखा, कोई एविडेंस जो था नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनमें बहुत सारे चीजें जानना आपका शेष है। अगर हमें कुछ और मिलता तो हम इनके विषय में कुछ और पढ़ते, कुछ और पढ़ के हमको कुछ और चीजों की जानकारी जो थी हमको शेष आपकी जानकारी प्राप्त होती। लेकिन जब उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है तो हम केवल एक उनकी स्टडी के आधार पर ही हम वहां के समाज के, वहां के तौर तरीकों को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? इसको देख लीजिए। और इसके बाद जो आपके तिथियों का जो महत्व है, तिथियों के महत्व पर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे और उनको गौर करके एक एक करके हम लोग देख लेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम गौर करके इसमें देखते हैं। तो इतनी चीजों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे है तिथियों का मतलब। कह रहे जो आपकी तारीख है, तिथि है, इनका थोड़ा मतलब समझते हैं। ईसा पूर्व, ईसवी, ये क्या है, इन चीजों का थोड़ा सा हमको मतलब समझ आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे, गौर करके देखिएगा इसमें आप लोग। देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछता है, तिथि मतलब तारीख यानी डेट के विषय में अगर कोई आपसे पूछता है, तो तुम शायद उस दिन की तारीख महा, जैसे कि 2000, मैं आपसे पूछूं कि तारीख क्या है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कह दिया कि सर अब देखिए ये क्या हो गया कि 14 तारीख है, 12वां महीना है और सन 2022 है। ऐसा कोई एग्जांपल आपने ले लिया तो एक जनरल चीज हो गई। इसमें ना एडी लगी है, ना ईसवी लगा है, ना बीसी लगा है, इसमें कुछ नहीं लगा है। समझ रहे हैं? चलिए अब इससे आगे थोड़ा कहानी को समझते हैं कि हमको किस तरह की चीजों को समझाने का जो है प्रयास जो है किया जा रहा है। देखिए, कह रहे तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 यानी कि इस तरह का कोई भी वर्ष बताइए। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि जब भी कोई हम वर्ष की गणना करते हैं तो ईसा मसीह का जन्म जब से हुआ है उसी के आधार पर हम लोग गणना की जाती है। जैसे ईसवी मतलब ईसा मसीह के जन्म की बात की घटना। अब आ जाए ईसा पूर्व, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। यानी कि अगर क्या लिखा मिले आपको, ईसा पूर्व लिखा मिले, तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ है उससे पहले की घटना। जैसे आप देखते हैं 3200 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व, और फिर उसके बाद आप देखते हैं 100 ईस्वी, एक सदी, 1920 ईस्वी, इस तरह से आप लिखते हैं और 2000 में आके ईस्वी समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद से। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं 2000, तो सिंपल मीनिंग है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल बाद की घटना को हम ईसा मसीह कहेंगे। ठीक? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में की जाती हैं।
जिसे हम पुस्तकों में आप 2000 के आरंभ बिंदु मानकर वर्तमान में पूर्व की तिथि का उल्लेख करते हैं। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैं अभी यहाँ लिख दूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ऐसे मान लीजिए, ये देखिए, ये लाइन मान लीजिए कि ये ऐसा पॉइंट है, ये आपका 0 ईस्वी है। ये जन्म, ये जितनी भी घटना होंगी ये होंगी पहले किसके? ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, ठीक। और ये क्या होंगी? बाद का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना। तो यहां से ऐसा बिंदु मान लीजिए, इसके जो बाद की घटना है वो आपका ईसा मसीह के, और जो पहले की घटना है वो आपका ईसा मसीह के पहले की। अब देखिए, समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए थोड़ा समस्या रहती है। अब देखिए, अगर मैंने लिखा 378 और यहां भी लिखा 378, अब देखिए यहां तो लगेगा ईसा पूर्व और यहां लगेगा ईस्वी, यानी कि ये वाली घटना ईसा मसीह के 378 साल पहले की है और ये वाली घटना ईसा मसीह के 378 साल बाद की है। ये आपको समझना है। तो ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। बस इतना ईसी बीसी में आपको अंतर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हो गया होगा, और इन्हीं आपका चीजों के बारे में और बहुत सारी जानकारी जो है आपको इसमें मिलेगी। तो एक बार इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर इसमें हम लोग चैप्टर में क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देख लें एक बार। देख लिया बच्चों? चलिए, इतना आपने गौर करके देख लिया, तो इसके विषय में, इतिहास और तिथि के विषय में भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी कि बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक। और कभी कभी तुम तिथियों में एडी पढ़ते हो, तो एडी मतलब आफ्टर। अब इसमें लिखा एडी मतलब ईस्वी, यानी कि एनो डायमिनी, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। कभी कभार आप क्या करते हैं, एडी की जगह क्या मिल जाएगा आपको, नया तरीका आ गया है, एडी के स्थान पर आपका सीई मिलता है, और बीसी की जगह बीआईसीई का प्रयोग हो रहा है। तो सीई अक्षर का मतलब है कॉमन एरा और बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देश इसी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। भारतीयों की तिथि में इस रूप का प्रयोग 200 वर्ष साल पहले आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग का मतलब था बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले, ठीक। तो कैसे कैसे आपकी तिथियां हैं, क्या विवरण है, इसको भी एक बार देख लीजिए। कैसे बीसी का आपका बिफोर क्राइस्ट का सॉल्यूशन है, थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए, तो देखिए, जो पूरा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों आपका समाप्त हो गया है।
अब इसके क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो कुछ और जानकारी हमको दी है, आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मिलान करने हैं और मिलान के साथ हम लोग वापस चलेंगे और जो हमारा मैप में कुछ और चीजें दी गई हैं उनको हम गौर से करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए, एक एक करके आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब आपको इनका सही जो है सुमेल करना है, मिलाना है। तो 30 सेकंड का समय मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिए, मेल कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको जो इनका मेल है मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं जो मगध है पहला सबसे बड़ा राज्य था। ठीक, और कह रहे हैं कि जो आपका सिंधु और उसकी सहायक नदी है ये किसके लिए थी? प्रथम नगर। गंगा घाटी में 2500 साल पहले नगर का आरंभ हुआ। ठीक, देख लिया आपने। नर्मदा नदी, आरंभिक। इस तरह से आप इनका मिलान कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ जाए। आपने कॉपी कर लिया। अब मुझे बताइए, एक अंतर पूछा गया है, पांडुलिपियां और अभिलेख में एक प्रमुख अंतर बताओ। आप बताइए पांडुलिपि क्या होती थी? अब मैं इस क्वेश्चन को अभी कराऊं कि पहले आपको मैप दिखाऊं? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, बाकी कल इसके सारे आंसर कराऊंगा। पांडुलिपि भोजपत्र पर हाथ से लिखी हुई होती थी और अभिलेख क्या होते थे? आपके पत्थरों पर या ताम पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यही इनका बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा, करना चाहो तो पांडुलिपियां प्राय आपका संस्कृत भाषा में पाई गई हैं, अभिलेख जबकि प्राकृत, पाली, अरमाइक, यूनान लिपियों में मिला है। इस तरह से आप देख सकते हैं और इसका अंतर जो है कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान आया इतना? ये इसका बेसिकली जो आपका डिफरेंसेस है ये आपका हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, क्योंकि हम ये वाला पार्ट आपका देख नहीं पाए थे, हमने ये सारा पार्ट देख लिया। तो एक बार इस पार्ट को भी आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए कि गोदावरी, ये दक्कन प्लेट्यू है, ये कृष्णा रिवर है, ये पश्चिमी घाट है, ये आपकी तुंगभद्रा नदी, ये पेरियार, ये कावेरी, ये पूर्वी घाट, ये श्रीलंका, और यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप, ये अरब सागर, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी, और ये आपकी महानदी। इसको देख लीजिए एक बार। देख लिया बच्चों? तो इस तरह से ये जो हमारा पूरा चैप्टर है हमारा रीडिंग प्रोस्पेक्ट से पूरा समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर में मैं सही मिलान करा चुका हूं, पांडुलिपि और जो अभिलेख है उसका अंतर करा चुका हूं। लिखा मैं आपको कल दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।